हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो दोस्तों, आज जो है ये समकालीन नाटक की बात करें तो इसकी आज ये चौथी क्लास होने जा रही है। इसके पहले की 3 वीडियोस आ चुकी हैं समकालीन नाटक पर। अगर किसी ने नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, जहाँ पर संपूर्ण नाटक विधा की प्लेलिस्ट जो बनी है वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए, आज जो ये चौथा पार्ट है उसकी शुरुआत करते हैं। आप सभी लोग बने रहिएगा चैनल पे शुरू से अंत तक, ताकि हर एक पॉइंट आपका क्लियर होता चले। तो देखिए दोस्तों, कल हम लोगों ने जो हमारा लास्ट टॉपिक था, मतलब लास्ट लेखक थे समकालीन नाटक में, वो थे कृष्ण बलदेव वैद्य। उनकी रचनाओं को कल हमने देखा था। 3 रचनाएं थी उनकी, भूख आग है, हमारी बुढ़िया, सवाल और स्वप्न। उसके बाद बात करेंगे नागबोडस की। तो नागबोडस पे ही हमने रोक दिया था। आज जो है हम नागबोडस से शुरुआत करते हैं। जितने भी लोग डेली देखते हैं वीडियो उनको पता है, और बाकी अगर कोई नया जुड़ा है तो आप प्लेलिस्ट से जाके सारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नागबोडस के प्रमुख नाटक निम्नलिखित हैं। देखेंगे जो नागबोडस हैं इनके कौन कौन से नाटक हैं जो कि परीक्षा में पूछे भी जाते हैं, इम्पोर्टेंट भी हैं। सबसे पहले बात करें तो इनका पहला नाटक है खूबसूरत बहू, जो कि 1998 ईस्वी की रचना है। ग्रामीण जीवन पर आधारित ये नाटक है। खूबसूरत बहू जो है 98 की रचना है, ग्रामीण जीवन पर आधारित नाटक है। दूसरी रचना है वसीयत, ये भी 1998 की है, नागबोडस की ही रचना है। आगे बात करेंगे, अगली रचना है दलित। दलित भी 1998 की रचना है। यह एक राजनीतिक नाटक है। जो दलित है वह एक राजनीतिक नाटक है। इसको याद भी रख सकते हैं। जो दलित व्यक्ति होते हैं उन पर लोग मतलब उनके ऊपर बहुत राजनीति करते हैं। जो बड़े अधिकारी लोग होते हैं, या कह सकते हैं जो गांव में एक होता नहीं है, ठाकुर का घर हो गया, किसी पंडित का हो गया, बड़े बड़कवा का घर हो गया, तो वो लोग मतलब दलितों के साथ जो है बहुत अजीब, मतलब एक अलग ही व्यवहार करते हैं, राजनीति बहुत चलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं। दलितों पर बहुत ही राजनीति की जाती है हर क्षेत्र में, तो रिलेट करेंगे तो याद रहेगा, ये एक राजनीतिक नाटक है दलित। अगली रचना है तोता झूठ नहीं बोलता, 1998 की रचना है। सर्कस की दुनिया की नग्न सच्चाई इसमें दिखाई गई है। ध्यान रखिएगा, सर्कस की दुनिया की नग्न सच्चाई किसमें दिखाई गई है? तोता झूठ नहीं बोलता, ये जो नाटक है नागबोडस का, इसकी बात हो रही है, और 1998 में ये भी रचना लिखी गई है। आगे बात करेंगे, पढ़ो फारसी बेचो तेल, 2002 की रचना है। ऑस्ट्रिया के प्रख्यात दार्शनिक विटगेन्स्टाइन के जीवन पर आधारित है। पढ़ो फारसी बेचो तेल 2002 की रचना है, और इसका जो आधार विषय है वो ऑस्ट्रिया के प्रख्यात दार्शनिक विटगेन्स्टाइन के जीवन पर आधारित है। ध्यान रखिएगा, इनके सारे नाटक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, नागबोडस के सबसे पहले तो अगर आपको समय याद रखना है तो आप आसानी से याद रख सकते हैं 1998। देखिए, इनकी सारी रचनाएं जितनी है सब 1998 की है। तो एक तो चीज ये क्लियर हो गया, नागबोडस की जितनी रचनाएं हैं 1998 की है। बस एक रचना है पढ़ो फारसी बेचो तेल, ये 2002 की है। तो इन्हें कैसे याद रखेंगे? देखिए, यहाँ पे 2 बात हो रही है। एक हो रहा है पढ़ो फारसी, मतलब एक तो कहा जा रहा है कि फारसी पढ़ो, और दूसरा हो रहा है तेल बेचो। तो 2 काम हो रहे हैं ना, फारसी पढ़ने को कहा जा रहा है और बेचने की बात हो रही है, तो तेल बेचने को कहा जा रहा है। तो 2 काम हो रहे हैं, तो 2 से आप इनको रिलेट कर लेंगे, 2002 की रचना है। अब ये वाली सन याद हो गया। बाकी के जितने सन है वो सब 1998 में लिखे गए, मतलब बाकी की जितनी रचनाएं हैं वो सब एक ही सन में लिखी गई हैं, 1998 की। तो इतना तो आपको याद हो गया नागबोडस की जो रचनाएं हैं उनका समय। अब इनके नाटक को याद करते हैं। तो जो नागबोडस हैं, कहते हैं कि जो नागबोडस थे इनके पास जो है 9 ही खूबसूरत बहू थी। उनकी बहुओं की संख्या कितनी थी? 9 थी, और 9 बड़ी खूबसूरत थी। तो कैसे याद करेंगे? नागबोडस के 9 ही खूबसूरत बहू थी, जिनके नाम सारी वसीयत जो है थी, जिनके नाम ये सारी वसीयत थी। ये बात किसको पता था? ये बात एक दलित व्यक्ति आकर बताता है। एक दलित व्यक्ति को ये बात पता थी कि नागबोडस की 9 ही खूबसूरत बहू हैं और उन्हीं के नाम सारी वसीयत है। ये बात किसको पता थी? एक दलित व्यक्ति को पता थी, और दलित व्यक्ति ही आकर बताता है और कहता है कि भाई साहब, तोता झूठ नहीं बोलता है। तोते ने मुझे बताया है कि जितनी भी वसीयत है, वसीयत के लिए ही तो लोग आजकल
हत्या कर दे रहे हैं, मार दे रहे हैं, है कि नहीं, जान से मार देते हैं। तो वही कहते हैं कि दलित व्यक्ति को पता थी कि नागबोडस की जो 9 खूबसूरत बहू थी उन्हीं के नाम सारी वसीयत है। और ये बात मुझे एक तोते ने बताई, और तोता झूठ नहीं बोलता। ये भी कहे कि तोता जो है झूठ नहीं बोलता है। तो अब तुम वसीयत के पीछे ना पड़ो, उससे तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वसीयत सब खूबसूरत बहू के नाम है। तो तुम क्या करो, तुम पढ़ो फारसी और बेचो तेल। तुम फारसी पढ़ो और क्या करो, तेल बेचने का काम करो। तो ये 2 काम करो, 2002 की हो गई। तो रचनाएं कनेक्ट हो गई ना, आसानी से याद कर लेंगे। नागबोडस की कितनी खूबसूरत बहू थी? 9 थी। 9 थे, 9 और 6 से 8, ठीक है, 9 थे, यानी कि 9 और 8। 9 थे खूबसूरत बहू थी जिनके नाम इन्होंने सारी वसीयत कर दी। ये बात एक दलित व्यक्ति को पता थी, और दलित व्यक्ति आकर बताता है कि तोता झूठ नहीं बोलता, इसलिए तुम वसीयत के पीछे मत पड़ो, और तुम पढ़ो फारसी और बेचो तेल। अब यही काम करो। इससे रिलेट करके आप इनकी सारी रचनाएं याद रख सकते हैं। आगे बात करेंगे स्वदेश दीपक की। देखिए यहाँ पर हमने जो नागबोडस की रचना पढ़ी है, तो उसमें एक वसीयत रचना जो पढ़ी है, जो कि नाटक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक मिलता है वसीयतनामा, जो कि अरस्तु की रचना है। कि वसीयतनामा किसका है? अरस्तु की रचना है, जो कि दास प्रथा से मुक्ति पाने के लिए एक घोषणा पत्र तैयार किया गया था, ठीक है। वो घोषणा पत्र माना जाता है दास प्रथा से मुक्ति का। तो ध्यान रखिएगा, अरस्तु की रचना है वसीयतनामा, और वसीयत किसका है? ये नागबोडस का है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, हो सकता हो भूल जाए, और कभी बनती भी है, कभी यहाँ से प्रश्न भी बनता है। और एक क्वेश्चन और है, जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा खूबसूरत बहू, तो खूबसूरत बहू नागबोडस की थी, लेकिन एक रचना हम लोगों ने पहले पढ़ी थी, खूबसूरत बला। खूबसूरत बला जो है वो आगा हश्र कश्मीरी की थी। इसके पहले मैंने पढ़ाया था, खूबसूरत बला किसकी थी? आगा हश्र कश्मीरी की। याद किए थे कि जो खूबसूरत बलाएं होती हैं ना, वो क्या करती हैं? आग लगा देती हैं लोगों की ज़िंदगी में। खूबसूरत बलाएं लोगों की ज़िंदगी में आग लगा देती हैं। बस यहाँ से आप रिलेट कर लीजिएगा। और खूबसूरत बहू हर नागों को चाहिए, मतलब नागों को भी कैसी बहू चाहिए? खूबसूरत बहू। तो दोनों को याद कर लेंगे, आसानी से याद रहेगा। आगे देखेंगे स्वदेश दीपक। स्वदेश दीपक जो है ये प्रगतिशील नाटककार हैं। इनके प्रमुख नाटक निम्नलिखित हैं। पहला नाटक है नाटक बाल भगवान, 1989 ईस्वी की रचना है। लेखक की इसी शीर्षक की कहानी का नाट्य रूपांतर किया गया है। नाटक बाल भगवान जो है ये 1989 की रचना है। लेखक की इसी शीर्षक की कहानी का मतलब कि नाटक बाल भगवान नाम से जो है इन्होंने कहानी लिखी थी स्वदेश दीपक ने, और उसी का इन्होंने हिंदी में मतलब कहानी जो लिखी थी उसी का इन्होंने नाट्य रूपांतर किया, यानी कि नाटक लिखा उसी नाम से। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। दूसरा है कोर्ट मार्शल, 1991 की रचना है। फौजी जीवन की सच्चाई इसमें दिखाई गई है। कोर्ट मार्शल में किसकी सच्चाई दिखाई गई है? फौजी जीवन की। कई बार प्रश्न बना है, इसकी विषय वस्तु को आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न बन सकता है स्वदेश दीपक का ऐसा कौन सा नाटक है जिसमें फौजी जीवन की सच्चाई को दिखाया गया? वो है कोर्ट मार्शल। अगली रचना है जलता हुआ रथ, 1998 की रचना है। शोषक एवं शोषित के बीच का संघर्ष व दर्द इसमें दिखाया गया है। शोषक एवं शोषित के बीच का संघर्ष व दर्द इसमें दिखाया गया है। जलता हुआ रथ नामक नाटक में 1998 की है। अगली रचना है सबसे उदास कविता, 1998 की है। वर्ग संघर्ष का चित्रण इसमें प्रस्तुत किया गया है। उसके बाद रचना है काल कोठरी, 1999 की है। कलाकार की पीड़ा का चित्रण इसमें प्रस्तुत किया गया है। देखिए, जब कोई इंसान बहुत दुखी होता है तो क्या करता है कि किसी को भवन में जाके बैठ जाता है। जैसे किसी अपने रूम में गया और चारों तरफ से दरवाजे खिड़की पल्ले सब बंद कर लिए, तो लोग कहते नहीं है खूब भवन में जाके बैठे हैं, खूब भवन में जाके बैठे हैं भाई, अपनी कोठरी में जाके बैठे हैं, किसी से बात नहीं करनी है। तो जब कलाकार को बहुत ज़्यादा पीड़ा हुई तो वो कहाँ पे चले गए? वो काल कोठरी में बैठ गए। तो काल कोठरी रिलेट कर लेंगे, इसमें कलाकार की पीड़ा का चित्रण प्रस्तुत किया गया है। और सबसे उदास कविता में वर्ग संघर्ष का चित्रण जो है दिखाया गया है। ये सारी की सारी रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? स्वदेश दीपक के द्वारा। आगे देखेंगे
राजेश जैन व्यंग्य नाटक लेखक के लिए प्रसिद्ध हैं। इनके प्रमुख नाटक निम्न हैं। जो राजेश जैन है ये व्यंग्य नाटक के लिए प्रसिद्ध हैं, ध्यान रखिएगा, व्यंग्य नाटक लेखक के लिए प्रसिद्ध हैं। इनकी दो रचनाएं मिलती हैं। पहला है वायरस 1994 की और दूसरा है विश्वंस 1999 की। दोनों ही रचनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और दोनों को मैं एक शानदार ट्रिक से बताऊंगी ताकि आपको ज़िंदगी में कभी भूलेगा नहीं कि ये दोनों नाटक किसके द्वारा लिखे गए हैं और किस किस सन में लिखे गए हैं। याद रखिएगा। तो चलिए इसको याद करने का प्रयास करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए सबसे पहले लिखा है वायरस। वायरस जो है 94 का है। तो आप जानते हैं अभी वायरस कुछ टाइम पहले जो है कोरोना वायरस आया था, सभी लोग उसकी चपेट में आए थे। बहुत ही कम ही लोग रहे होंगे जो चपेट में ना आए हों। तो हम रिलेट करते हैं कि 94 यानी कि 1994 में वायरस का विष आया। 1994 में वायरस का विष आया जिसने 99 जैन लोगों में फैला था। वो जो वायरस का विष था वो 99 जैन लोगों में फैला हुआ था। कैसे याद करेंगे? 94 यानी कि 1994 में वायरस जो है आया था। जैसे हम लोग कहते हैं कोरोना वायरस कब आया, तो लोग बताते हैं ना इसकी जो शुरुआत थी, अगर देखा जाए तो पहला केस आपका जो है इसमें 2019 में ही आ गया था, लास्ट में दिसंबर में। लेकिन जो फैला वो 2020 में स्टार्टिंग हो गई थी। 20 और 21 दोनों साल चला था, है कि नहीं? तो वैसे ही जो वायरस आया था, कहते हैं एक वायरस आया था 1994 में और उस वायरस का जो विष था वो मतलब 99 जैन लोगों में फैला था। तो 99 से हो जाएगा विश्वंस 1999 की। 1994 में वायरस आया और कितने लोगों में फैला? 99 जैन लोगों में। तो 99 इसका समय हो गया और जैन से हो जाएगा राजेश जैन। क्लियर हो गया ना? ऐसे ही कनेक्ट करके इनकी दोनों रचनाओं को सन के साथ याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वायरस नाटक में एक अन्य नाटक भी संकलित है जिसका नाम है धक्का पंप। ये भी पूछा जाता है। वायरस, आप जानते हैं वायरस कब आया था? 1994 में। तो जब वायरस नाटक है उसमें एक अन्य नाटक भी संकलित है जिसका नाम है धक्का पंप। तो कह सकते हैं वो जो वायरस का विष फैला था ना वो दूर कैसे होता, उसको मतलब धक्का देना पड़ता। पंप से जब धक्का देते तब वायरस का विष निकलता किसी की शरीर से। भाई उसको धक्का देना पड़ता था। पंप की सहायता से हम उस वायरस को जब धक्का देते थे तब वो जो वायरस है वो बॉडी से किसी के निकलता था, किसी व्यक्ति के। मतलब रिलेट करने के लिए मैं बता रही हूँ। इससे आपको ये याद रहेगा कि जो वायरस नामक नाटक है इसी में एक अन्य नाटक भी संकलित है जिसका नाम है धक्का पंप। धक्का पंप एक व्यंग्यात्मक नाटक है। धक्का पंप कैसा नाटक है? एक व्यंग्यात्मक नाटक है। तो ये हो गई राजेश जैन के संदर्भ में बातें, उनके जो नाटक लिखे गए हैं उसके विषय में। आगे देखेंगे प्रताप सहगल। प्रताप सहगल ने 2 नाटकों की रचना की। इनके नाटकों की संख्या यहाँ पे 2 बताई गई है। 2 नाटकों की रचना की। पहला है अन्वेषक 1992 ईस्वी की रचना है और दूसरी रचना है नहीं कोई अंत 1999 की है। तो इनको कह सकते हैं कि प्रताप के अन्वेषक का और नहीं कोई अंत होगा। कहते हैं जो प्रतापी लोग हैं उनके अन्वेषक का और कहीं नहीं कोई अंत होगा। प्रतापी लोगों के अन्वेषक का और कहीं नहीं कोई अंत होगा। ऐसे पढ़िएगा, दोनों रचनाएं इनकी कनेक्ट हो जाएंगी और लेखक भी आपके कनेक्ट हो गए। प्रताप सहगल के द्वारा लिखी गई ये दोनों रचनाएं हैं। आगे बात करेंगे अन्य प्रमुख नाटककार हैं जो बाकी रह गए हैं, जिनकी एक एक 2 रचनाएं हैं। उन सभी को भी हम एक चार्ट के रूप में देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें नाटककार नरेश मेहता की, तो नरेश मेहता का नाटक है खंडित यात्राएं, रोटी और बेटी, सुबह के घंटे। ये 3 रचनाएं नरेश मेहता के द्वारा लिखी गई हैं। याद रखिएगा, खंडित यात्राएं, रोटी और बेटी, सुबह के घंटे, ये तीनों किसकी है? नरेश मेहता की है। कैसे याद करेंगे? जो नरेश मेहता थे वह सुबह में रोटी व बेटी के साथ खंडित यात्राओं पर जाते थे। कैसे? नरेश मेहता साहब जो थे वह क्या करते थे? वह जो है सुबह के घंटे है ना, तो कह सकते हैं सुबह में वह रोटी यानी कि कुछ भोजन रख लेते थे और अपनी बेटी के साथ सुबह में रोटी और बेटी, मतलब कि रोटी से कनेक्ट कीजिएगी, अपने साथ कुछ खाना रख लेते थे, रोटी सब्जी, और साथ में बेटी को ले लेते थे। रोटी और बेटी के साथ खंडित यात्रा पर जाते थे।
कौन? नरेश मेहता, रिलेट कर लेंगे। दूसरे लेखक हैं, दूसरे नाटककार हैं नरेंद्र कोहली। इनकी रचना है संबुक की हत्या। ध्यान रखिएगा, संबुक की हत्या किसकी है? नरेंद्र कोहली की रचना है। कई बार ये भी रचना जो है पूछी गई है, परीक्षा में प्रश्न बना है, तो ध्यान रखिएगा नरेश मेहता की है, सॉरी नरेंद्र कोहली की है संबुक की हत्या। और कल हम लोगों ने पढ़ा था हत्या एक आकार की, हत्या एक आकार की, जो कि ललित कुमार सहगल का नाटक था। हत्या एक आकार की, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले जो लेखक हैं, नाटककार हैं, वो हैं रमेश चंद्र शाह। इनकी रचना है मारा जाए खुसरो। नाटक है मारा जाए खुसरो। एक लेखक है अमीर खुसरो, आप लोगों ने आदिकाल में पढ़ा था अमीर खुसरो, और यहाँ पे है मारा जाए खुसरो। ये जो रचना है रमेश चंद्र शाह के द्वारा लिखी गई है। अगले नाटककार है सुदर्शन चोपड़ा। इनकी रचना है काला पहाड़। काला पहाड़ सुदर्शन चोपड़ा की है, और काला मुंह गोविंद चातक की है। काला मुंह किसका है? तो गोविंद चातक की है। गोविंद चातक का है काला मुंह, और काला पहाड़ किसका है? सुदर्शन चोपड़ा का है, ध्यान रखिएगा। अगले लेखक है पृथ्वीनाथ शास्त्री। इनकी रचना है क्रीड़ानक। पृथ्वीनाथ शास्त्री की रचना है क्रीड़ानक। फिर आते हैं लक्ष्मी नारायण भारद्वाज। इनकी रचना है अश्वत्थामा। कई बार पूछी गई है अश्वत्थामा, ध्यान रखिएगा। फिर है अजीत कुमार पुष्कल। अजीत कुमार पुष्कल का है घोड़ा घास नहीं खाता। ये किससे, मतलब ये रचना किसके द्वारा लिखी गई है? अजीत कुमार पुष्कल के द्वारा लिखी गई है कि घोड़ा जो है वो घास नहीं खाता। इंपॉर्टेंट है। और कल हमने जो है एक रचना पढ़ी थी कि घोड़ा और घास, घोड़ा और घास जो है वो गिरिराज किशोर की रचना है। घोड़ा और घास किसकी रचना है? गिरिराज किशोर की है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर है घोड़ा घास नहीं खाता, अजीत कुमार पुष्कल की है। फिर है कड़ाद ऋषि भटनागर। अगले जो लेखक हैं, अगले जो नाटककार हैं, वो है कड़ाद ऋषि भटनागर। इनकी रचना है जहर, जनता का सेवक। दो रचना है, जहर और जनता का सेवक। ये दोनों रचना कड़ाद ऋषि भटनागर के द्वारा लिखी गई है। अगले नाटककार आते हैं चिरंजित। चिरंजित की रचनाएं हैं तस्वीर उसकी, अभिमन्यु चक्रव्यूह में। ये दो रचनाएं चिरंजित के द्वारा लिखी गई हैं। इनका पहला नाटक है तस्वीर उसकी, और दूसरा नाटक है अभिमन्यु चक्रव्यूह में। ये चिरंजित के द्वारा लिखा गया नाटक है। आगे देखेंगे, अभी कुछ और नाटककार हैं, ये तो एक साइड के हो गए, अब इधर हम देखते हैं। फिर आते हैं शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद सिंह की है घाटियां गूंजती हैं। अगर शिव का प्रसाद आप लेने जाएंगे तो वहां पे क्या होते हैं? वहां घाटियों में शिव की ही आवाजें गूंजती है। जब शिव का प्रसाद लेने आप कहाँ जाएंगे? शिव मंदिर में जाएंगे, तो उनकी घाटियों में किसकी आवाजें गूंजती हैं? शिव की आवाजें गूंजती हैं। तो घाटियां गूंजती हैं कहाँ पर? जब हम शिव का प्रसाद लेने जाते हैं उनकी घाटियों में। फिर है कमलेश्वर। कमलेश्वर की है अधूरी आवाज। कमलेश्वर की क्या है? इनकी है अधूरी आवाज, ध्यान रखिएगा। अधूरी आवाज कमलेश्वर की है। अगले लेखक है रमेश उपाध्याय। रमेश उपाध्याय का है पेपरवेट। पेपरवेट किसकी रचना है? रमेश उपाध्याय की है, ध्यान रखिएगा। पेपरवेट भी कई बार पूछा गया है, ये रमेश उपाध्याय की है। अगले लेखक आते हैं गोविंद चातक। इनकी रचना है काला मुंह। अभी मैंने बताया भी था, हमने अभी पढ़ा है काला पहाड़। काला पहाड़ है सुदर्शन चोपड़ा का, और काला मुंह किसका है? गोविंद चातक का। फिर आते हैं अगले लेखक राजेश जोशी। राजेश जोशी का है जादू जंगल। राजेश जोशी की रचना है जादू जंगल। अगले नाटककार है रामकुमार भ्रमर। रामकुमार भ्रमर की है तमाशा। रामकुमार भ्रमर की जो है रचना है तमाशा, जो कि एक नाटक विधा है, ध्यान रखिएगा तमाशा। फिर बात करते हैं जयशंकर त्रिपाठी की। जयशंकर त्रिपाठी का नाटक है कुरुक्षेत्र का सवेरा। जयशंकर त्रिपाठी का नाटक है कुरुक्षेत्र का सवेरा। अगले नाटककार हैं संतोष कुमार नौटियाल। संतोष कुमार नौटियाल का है चाय पार्टियां। तो आप जानते हैं कुछ लोग जब नौटंकी करते हैं, हाँ, चाय की पार्टी करते हैं ना संतोष पाने के लिए। जैसे कहीं से घूम के आए, फिर अरे यार संतोष नहीं मिला, मतलब शांति नहीं मिली, तो उसके लिए क्या कहते हैं, चलो एक कप चाय हो जाए, और उसमें भी कुछ लोग नौटंकी करने लगते हैं। तो संतोष कुमार नौटियाल रिलेट करेंगे तो इनकी रचना याद रहेगी चाय पार्टियां, जो कि एक नाटक विधा है। फिर आते हैं सत्यप्रकाश सेंगर।
काफी इंपॉर्टेंट है। सत्य प्रकाश सेंगर, इनकी रचना है दीप से दीप जले। ये भी प्रश्न जो है पूछा जाता है, दीप से दीप जले किसके नाटक है? तो सत्य प्रकाश सेंगर का है। दीप से दीप जले, ये बात सत्य है। दीप से दीप लोग जलाते हैं ना, एक दीपक जलाएंगे फिर उसी से दूसरा जलाते हैं, तो दीप से दीप जलाए जाते हैं, ये बात जो है सत्य है। और तभी प्रकाश भी होता है, तभी जो है प्रकाश भी होता है। तो सत्य प्रकाश, ये इनकी रचना है दीप से दीप जले। और क्या है विधा? नाटक विधा है। तो यहाँ पर हमने कुछ प्रमुख नाटककारों को देखा और साथ ही साथ उनके नाटकों को भी एक एक करके पढ़ा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे प्रमुख अनूदित नाटक एवं नाटककार निम्नांकित है। अब यहाँ पर कुछ अनूदित नाटक हैं और उनके नाटककार बताए गए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, एक चार्ट बना हुआ है। चलिए चार्ट को समझने का प्रयास करें। एक तरफ अनुवादक दिए गए हैं, यानी कि ये जो अनुवाद किया है किसी मूल नाटक का हिंदी भाषा में, वो कौन कौन से लेखक हैं। तो यहाँ पे लेखकों का नाम हो गया अनुवादक में। फिर अनूदित नाटक हो गया, मतलब इनके द्वारा किस नाटक का अनुवाद किया गया है और इन्होंने किस शीर्षक से किया है, वो सारे नाटक यहाँ पे लिखे जाएंगे, इनके द्वारा लिखे हुए नाटक, और किस वर्ष में ये नाटक लिखा गया, ये इतना क्लियर हुआ। फिर मूल नाटककार, और जिस नाटक का उन लोगों ने अनुवाद किया था उसके नाटककार कौन थे, मतलब पहले उस नाटक की रचना किसने की थी, तो वो नाटककार यहाँ पे है। और वो नाटक जो है उसका नाम जो है वो यहाँ पे दिया गया है। फिर उस नाटक की भाषा जो है लास्ट में बताई गई है। चार्ट आपको क्लियर हो गया। अब चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं अनुवादक राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह की रचना है शकुंतला। ये अनुदित नाटक है, इनका ध्यान रखिएगा। 1862 ईस्वी में लिखी गई रचना है शकुंतला, राजा लक्ष्मण सिंह की रचना है और इनका अनुदित नाटक है। अब इनके मूल नाटक की बात करें कि मतलब इन्होंने किसके नाटक का अनुवाद किया था शकुंतला नाम से, तो इस शकुंतला नाटक का जो अनुवाद किया था राजा लक्ष्मण सिंह ने, वो मूल नाटक जो है वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद इन्होंने शकुंतला नाम से किया था। और अभिज्ञान शाकुंतलम के जो नाटककार हैं मूल, वो कालिदास थे। और इनकी जो भाषा थी वो संस्कृत भाषा थी। ये इतना लाइन क्लियर हुआ, समझ में आ गया होगा। भाषा क्या थी अभिज्ञान शाकुंतलम की? संस्कृत भाषा थी। और अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? कालिदास थे। इन्हीं का अनुवाद किया था राजा लक्ष्मण सिंह ने शकुंतला नाम से अभिज्ञान शाकुंतलम का 1862 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। अगले अनुवादक है रत्नचंद्र लीडर। इन्होंने एक नाटक लिखा था भरम जालक, कई बार पूछा गया है। 1879 ईस्वी की रचना है भरम जालक, जो कि रत्नचंद्र लीडर के द्वारा लिखा गया। और इसका जो अनुवाद इन्होंने किया था वो कॉमेडी ऑफ एरर्स नामक एक रचना थी, एक नाटक था कॉमेडी ऑफ एरर्स, जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया नाटक था। उसी का अनुवाद किया था इन्होंने भरम जालक नाम से, जो कि रत्नचंद्र लीडर ने किया था। और कॉमेडी ऑफ एरर्स जो है ये इसकी भाषा क्या थी, तो आपको पढ़ने से ही समझ में आ रहा है इसकी भाषा क्या है। अंग्रेजी भाषा में ये रचना जो है लिखी गई थी। ये मतलब मूल नाटक अंग्रेजी भाषा में था, बाद में इसका हिंदी में अनुवाद किया गया भरम जालक नाम से। इसके बाद आता है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस ने लिखा था आला अफसर। आला अफसर ये हमने कल की क्लास में पढ़ा था, जिसने नहीं देखा है वो कल की वीडियो जाके देख सकता है, वहां पे आपको मिल जाएगा। मुद्रा राक्षस ने आला अफसर नाम से जो है एक हिंदी में नाटक लिखा था, जो कि अनुदित नाटक है 1979 ईस्वी में। और उसके जो मूल नाटककार हैं वो है गोगोल, और गोगोल की एक रचना है द गवर्नमेंट अफसर। द गवर्नमेंट अफसर, इसी का इन्होंने जो है अनुवाद किया था आला अफसर नाम से। और इसकी जो भाषा थी वो रूसी भाषा थी। भाषा को ध्यान रखिएगा, भाषा कैसी थी? रूसी थी। आगे आते हैं रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय ने लिखा था बरनम वन। बरनम वन, इन्होंने एक अनुदित नाटक लिखा था रघुवीर सहाय ने। और इसके मूल नाटककार हैं विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर मूल नाटककार हैं। और इनका जो मूल नाटक है वो है मैकबेथ। मैकबेथ जो कि अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, और इसी का इन्होंने अनुवाद किया था बरनम वन नाम से। बरनम वन नाम से, ध्यान रखिएगा, रघुवीर सहाय का नाटक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहते हैं जो ये विष्णु प्रभाकर हैं,
अगले लेखक है विष्णु प्रभाकर। इनका जो है अनुदित नाटक है वो है वंदनी। और ये वंदनी जो नाटक है ना, ये मतलब किस नाटक का इन्होंने अनुवाद किया था वंदनी नाम से, तो वो नाटक है देवी। देवी का अनुवाद वंदनी नाम से किया था किसने? विष्णु प्रभाकर ने। तो देवी नाटक किसके द्वारा लिखा गया था? तो कहेंगे प्रभात कुमार मुखोपाध्याय। प्रभात कुमार मुखोपाध्याय के द्वारा देवी नाम से एक नाटक लिखा गया था, जो कि बंगला भाषा में लिखा गया था। बंगला भाषा में देवी नाम से प्रभात कुमार मुखोपाध्याय ने एक नाटक लिखा था, जिसका विष्णु प्रभाकर ने वंदनी नाम से अनुवाद किया। तो देवियों की वंदना की जाती है कि नहीं? विष्णु भगवान ने बताया कि देवियों की वंदना की जाती है। कहाँ पे? बंगाल में। ऐसे रिलेट कर लेंगे, याद हो जाएगा। इसकी भाषा है बंगला। विष्णु प्रभाकर ने लिखा वंदनी, और देवी जो है ये मुखोपाध्याय के द्वारा लिखी गई रचना है। आगे बात करेंगे रामेश्वर प्रेम। रामेश्वर प्रेम जो है इनकी रचना है लोमड़ वेश, जिसके बारे में कल की क्लास में हमने देखा था। 1980 की रचना है। और इसके मूल नाटककार की अगर हम बात करें तो वेन जॉनसन की रचना थी दी फॉक्स या वाल्पोनी। इसी का अनुवाद रामेश्वर प्रेम ने लोमड़ वेश नाम से किया था। दी फॉक्स या वालपेनी वेन जॉनसन की रचना है, जो कि अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है। तो यहाँ पर हमने कुछ प्रमुख अनुदित नाटक एवं उनके नाटककार को देखा, और साथ ही साथ मूल नाटक कौन सा था और उस मूल नाटककार कौन कौन से थे और उनकी भाषा क्या थी। सभी का हम लोगों ने एक एक करके अध्ययन किया। आगे है मन्नू भंडारी। कहते हैं मन्नू भंडारी ने 2 प्रमुख नाटकों की रचना की, जो निम्न है। तो आइए मन्नू भंडारी की जो 2 प्रमुख नाटक बताए गए हैं उनको भी देख लेते हैं। यहाँ पर इनका पहला नाटक है बिना दीवारों के घर। 1965 ईस्वी की रचना है बिना दीवारों के घर। इसमें पति पत्नी के बीच के तनाव का चित्रण प्रस्तुत किया गया है। मन्नू भंडारी की रचना है। दूसरा है महाभोज। महाभोज जो है ये 1982 ईस्वी की रचना है। इनके उपन्यास महाभोज का ही यह नाट्य रूपांतरण है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है भाई, याद रखिएगा कि जो महाभोज इनका नाटक है, ये पहले जो है उपन्यास लिखा गया था, महाभोज नाम से उपन्यास विधा थी। और उसी के बाद जो है इसका इन्होंने क्या किया? इसका इन्होंने नाट्य रूपांतरण किया 1982 ईस्वी में। किसने? मन्नू भंडारी ने। और जो उपन्यास इन्होंने लिखा था वो कब लिखा था? वो लिखा था 1979 ईस्वी में। 1979 में इन्होंने उपन्यास लिखा था महाभोज नाम से। फिर उसके 3 साल बाद जो है इन्होंने महाभोज नाम से एक नाटक की रचना की। तो यानी कि वही उपन्यास जो लिखा था उसी का नाट्य रूपांतर करके महाभोज नाम से 1982 में इन्होंने नाटक लिखा। किसने? मन्नू भंडारी ने। 2 रचना है इनकी, बिना दीवारों के घर 65 की है और महाभोज 1982 की है। आगे बात करते हैं शांति मेहरोत्रा ने 2 प्रमुख नाटक लिखे। शांति मेहरोत्रा, इनके 2 नाटक हैं, एक और दिन, ठहरा हुआ पानी। ठहरा हुआ पानी 1975 की है, एक और दिन, ये 2 रचना है। कहते हैं कि शांति मेहरोत्रा इनका पूरा नाम है। इनको आप रिलेट कर सकते हैं कि भाई एक और दिन, ये जो ठहरा हुआ पानी है ना, ये जो ठहरा हुआ पानी है, आप शांति बनाए रखिए। ये ठहरा हुआ पानी एक और दिन बस रहेगा, एक और दिन बाद जो है ये ठहरा हुआ पानी जो है चला जाएगा। बस आप शांति बनाए रखिए। जैसे जब कभी बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है और घर के आसपास जो है पानी रुक जाता है, जम जाता है, चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता है और पानी निकलने का रास्ता ही नहीं मिलता। जब चारों तरफ पानी ही पानी है तो सभी लोग बाहर तो निकल नहीं पाते, घर के बाहर, घर में ही रह जाते हैं। तो 2-4 दिन अगर घर में आप रहेंगे तो बोर हो जाएंगे। तो बहुत से लोग इरिटेट होने लगते हैं। तो कहते हैं भाई ये ठहरा हुआ पानी जो है इतने दिन से है, तो उसमें जो समझदार व्यक्ति होते हैं कहते हैं परेशान ना होइए, एक और दिन की बात है, उसके बाद जो है शांति से आप शांति बनाए रखिए। एक और दिन की बात है, ये ठहरा हुआ पानी जो है वो भी निकल जाएगा। शांति बनाए रखिए, एक और दिन की बात है, ठहरा हुआ पानी निकल जाएगा। तो शांति से शांति मेहरोत्रा, एक और दिन, ठहरा हुआ पानी, ये तीनों मतलब ये दोनों इन्हीं की रचना है, शांति मेहरोत्रा की। आगे बात करेंगे मृदुला गर्ग की। मृदुला गर्ग ने निम्नलिखित नाटकों की रचना की। पहला है एक और अजनबी, 1978 की रचना है। स्त्री पुरुष संबंधों का चित्रण इसमें प्रस्तुत किया गया है एक और अजनबी नामक नाटक में। दूसरा इनका नाटक है जादू की कालीन, 1993 ईस्वी की रचना है।
बधुआ मजदूर बच्चों की व्यवस्था और त्रासदी का चित्रण इसमें प्रस्तुत किया गया है। 1993 वाली जो रचना है जादू की कालीन, उसमें बधुआ मजदूर बच्चों की व्यवस्था और त्रासदी का चित्रण प्रस्तुत किया गया है। अगली रचना है कितनी कैदें, 1969 ईस्वी की रचना है। स्त्री पुरुष के बीच प्रेम व्यापार का चित्रण प्रस्तुत किया गया है। कितनी कैदें 1969 की है। स्त्री पुरुष के बीच प्रेम व्यापार का चित्रण इसमें प्रस्तुत किया गया है। अगली रचना है दुल्हन एक पहाड़ की, 1969 की है। इजेबेल एंड्स की एकांकी ब्राइट फ्रॉम द हिल्स पर आधारित ये रचना है दुल्हन एक पहाड़ की, 1969 ईस्वी की रचना है। इजेबेल एंड्रस के एकांकी ब्राइट फ्रॉम द हिल्स पर आधारित ये नाटक लिखा गया है। फिर है दूसरा संस्करण। दूसरा संस्करण 1969 की रचना है। आपने देखा मृदुला गर्ग की ये तीनों रचनाएं एक ही सन में लिखी गई हैं। कितनी कैदें दुल्हन एक पहाड़ की, दूसरा संस्करण 1969 की है तीनों। फिर है एक और का अजनबी 1978 की है। जादू की कालीन 1993 ईस्वी की रचना है। सारी की सारी रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो ये जो है मृदुला गर्ग के द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। आगे देखेंगे, एक पॉइंट दिया गया है कि मृदुला गर्ग के 3 नाटक कितनी कैदें, दुल्हन एक पहाड़ की और दूसरा संस्करण एक ही जिल्द में 3 कैदें 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी तो हम इनकी तीनों रचनाओं को पढ़ रहे थे ना। ये जो तीनों रचनाएं एक सन में लिखी गई हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये जो तीनों रचनाएं इनकी एक सन में लिखी गई है ना, ये तीनों रचनाएं, ये जो रचना है पहली वाली कितनी कैदें कितनी कैदें दुल्हन एक पहाड़ की और दूसरा संस्करण, ये तीनों रचनाएं जो हैं एक ही जिल्द में 3 कैदें, क्योंकि 3 रचनाएं हैं तो 3 से 3 हो जाएगा और कैदे से कैदे, तो 3 कैदें 1969 ईस्वी नाम से प्रकाशित हुई हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी कैदें हैं उसमें, दुल्हन एक पहाड़ की और दूसरा संस्करण, ये तीनों जो है प्रकाशित हुई हैं एक जिल्द में, लेकिन नाम क्या दिया गया, 3 कैदें कर दिया गया। कितनी कैदें की जगह 3 कैदें कर दिया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 रचनाओं को इसके अंदर समाहित किया गया और समय क्या दिया, 1969 समय दिया। इससे अब आप रिलेट करे रहेंगे तो आपको ये जो है कभी भूलेगा नहीं, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो जो है वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी। इसके आगे कल हम लोग बात करेंगे मृणाल पांडे के विषय में, और कल हमारा जो है ये समकालीन नाटक पर अंतिम क्लास रहेगी। तो समकालीन नाटक कल खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एक दिन में एकांकी विधा पूरी पढ़ लेंगे और फिर हम लोग किस पे चलेंगे, उपन्यास विधा पर चलेंगे। तो नाटक का जो पार्ट है ये खत्म ही होने वाला है। कल इसकी लास्ट क्लास होगी। उसके बाद एक दिन हम लोग एकांकी विधा पे पढ़ेंगे, फिर उपन्यास की शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, अगर ये सेशन आपको पसंद आ रहा है तो जितना ज़्यादा हो सके मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो जाते जाते प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल ठीक इसी टाइम शाम 6 बजे। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और 30 त्यौहार मनाने के साथ साथ पढ़ते भी रहिए, ठीक है। अपनी तैयारी में ब्रेक बिल्कुल ना लगाइएगा, और जितना हो सकेगा हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे, जो भी मुझसे बन पड़ेगा। और फिर कल मिलते हैं ठीक इसी टाइम पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।